Hello everyone, welcome to my channel English Talks with Dr. Sumit Kumari Daya. We are doing now the Bengal Sellers poem written by Sarojini Naidu. Bengal Sellers कौन होते हैं? जो चूड़ियाँ बेचते हैं, वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. तो this poem was first published in the book The Bird of Time. तो सबसे पहले The Bird of Time बुक में ये poem publish हुई थी. तो चलिए देखते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में. द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू लिव्ड बिटवीन 1879 and 1949. Was an Indian political activist and poet. She was the first female Indian governor of Uttar Pradesh in independent India. Songs 1895, The Golden Threshold 1905, The Bird of Time 1912, and The Broken Wing 1917 comprises all the poems of Sarojini Naidu. She became a close associate of Gopal Krishna Gokhale and Mahatma Gandhi during the Indian freedom struggle. Also, she was a good friend of Rabindranath Tagore and Sarla Devi Chaudhary. Naidu's poetry is best known for her use of imagery and contemporary Indian themes. Among her other poems, this poem stands out as a social message that not only discusses the lives of Indian women but also the lives of Bengal sailors. Although the poem focuses extensively on the stages in the life of women, it portrays the lives of the Bengal sailors as well. Not once is the poverty or the hardship of their vocation mentioned in the poem, save the shining loads which denotes the happiness of the Bengals. तो नायडू की जो पोइट्री होती है वो बहुत ही बेस्ट जानी जाती है कि इमेजरी जो उसमें कंटेम्प्रेरी इंडियन थीम्स की गई है, कि उस समकालीन जो भारतीय थीम्स थी उनको लेकर पोएम्स लिखी गई हैं. और इसके साथ साथ पोएम जो है वो एक सोशल मैसेज भी देती हैं कि कैसे जो है भारतीय औरतें किस हिसाब से अपने ट्रेडिशंस के साथ जीती थी. और साथ में बेंगल सेलर्स के जीवन पर भी इसमें प्रकाश डाला गया है और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वीमेन की लाइफ जो पोर्ट्रे की गई हैं, साथ में बेंगल सेलर्स के बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से वो मेहनत करके अपनी बेंगल्स को बेचते हैं. द बेंगल सेलर एम्प्लॉयज अ जॉयफुल वॉइस विच मेक्स अस फॉरगेट दैट देयर लाइवलीहुड्स डिपेंड ऑन द सेल ऑफ दीज बेंगल्स. द वीमेन इन देयर लाइव्स आर ऑल पोर्ट्रेड एज हैप्पी, probably because the happiness of the Bengal seller relies upon the happiness of these women. In a nutshell, their livelihood depends on these bangles and thus they must be presented as tokens of happiness. The poem progresses step by step as if it is passing through each phase of the life of a woman with her. तो जो बैंगल सेलर्स हैं वो एक बहुत ही खुशी भरी आवाज़ में जो है बातें बताते हैं सारी की सारी, कि कैसे वो अपनी जीवन को जो है व्यतीत कर रहे हैं, उनकी लाइवलीहुड है, जो अर्निंग है वो कैसे करते हैं वो बैंगल्स को बेचकर. और जो औरतें हैं उनको भी ऐसे बिल्कुल हैप्पीली पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि शायद उनकी हैप्पीनेस ही है जो कि बैंगल सेलर्स को भी हैप्पी कर देगी, क्योंकि अगर हैप्पी वीमेन होंगी तो वो बैंगल्स को ख़रीदेंगी और बैंगल सेलर्स की लाइवलीहुड इस तरीके से चलेगी. तो यहाँ पर सारा का सारा दामोदार जो है हैप्पी वीमेन की तरफ दिखाया गया है. और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि उनकी जितनी भी कमाई है वो सारी की सारी बैंगल्स को बेचने पर ही जो है डिपेंड करती है, और वो टोकन ऑफ हैप्पीनेस होता है. और पोएम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करती है, जैसे एक औरत अपनी डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ को स्टेप बाय स्टेप पास करती जाती है. The poem The Bengal Sellers by Sarojini Naidu revolves around Bengals and Bengal sellers. It describes the stages in the life of a woman as well as the life of Bengal sellers. The speaker of the poem is one of the Bengal sellers who are selling bangles at the temple fair. तो यहाँ पर जो स्पीकर है पोएम का वो एक बेंगल सेलर ही दिखाया गया है, जो कि एक मंदिर के मेले में अपनी बेंगल्स को बेचने के लिए आया है. They call out to the people passing by and urge them to buy bangles for their daughters and wives. वो आवाज़ लगाते हैं लोगों को जो उनके पास से गुजर रहे होते हैं और उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं कि वो उनकी बैंगल्स को ख़रीदें अपनी बेटियों के लिए, अपनी पत्नी के लिए. In the second, third and fourth stanzas, they describe the bangles of different colors. They have to match the women of different age groups. सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेंजा में बताया जाता है कि जो बैंगल्स हैं डिफरेंट कलर्स की वो कैसे मैच कर पाती हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स जो वुमेन का होता है उसके हिसाब से. ये भी हम आगे भी करेंगे.
The different colors meant for different stages of life indicate the importance given to bangles in the life of Indian women in Indian culture and tradition. तो different colors जो हैं भारतीय कल्चर और ट्रेडिशन को दर्शाते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप की औरतें अलग अलग कलर की बैंगल्स को क्यों पहनती हैं और उसके पीछे क्या रीज़न है. तो थीम एंड सेटिंग्स ऑफ द बैंगल सेलर्स क्या है. सरोजनी नायडूज द बैंगल सेलर्स टचेस अपॉन द थीम ऑफ इंडियन कल्चर एंड पीपल. Like her poems, it is also set on Indian settings and depicts a temple fair where the bangle sellers sell their bangles. The theme of the poem revolves around the bangles and the role of bangles in each stage of women's life. तो बैंगल सेलर जो है वो किस थीम पर है, इंडियन कल्चर और पीपल के ऊपर बेस्ड है, और साथ में टेम्पल फेयर पर कैसे चूड़ी बेचने वाला चूड़ियाँ बेचता है और बैंगल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इंडियन वीमेन की लाइफ में, ये दिखाया गया है. द बैंगल सेलर्स इज़ अ वेल रिटन लिरिक पोएम ऑफ 24 लाइन्स divided into 4 stanzas of 6 lines. Each stanza consists of 3 rhyming couplets, following a simple rhyming scheme of AABBCC. Though the lines are mostly octosyllabic, it follows no particular metrical style. The poem follows a definite structure. Of the 4 stanzas, the first stanza serves as an introduction, while the 3 subsequent stanzas deals 3 important stages of a woman respectively. तो बैंगल सेलर्स जो है एक बहुत ही अच्छे से लिखी हुई लिरिक पोएम है, 24 लाइन्स की है, 4 स्टेंजाज में इसको डिवाइड कर दिया गया है और हर स्टेंजा में 6 लाइन हैं और हर स्टेंजा जो है वो 3 राइमिंग कपलेट्स मतलब दोहों के रूप में है और उसकी राइम स्कीम जो है AABBCC है और जो लाइन्स हैं वो मोस्टली ऑक्टासिलेबिक है, मतलब कि 8 सिलेबल्स हैं वहाँ पर और कोई पर्टिकुलर मेट्रिकल स्टाइल वो फॉलो नहीं करती है और पोएम जो है एक फॉलो करती है डेफिनेट स्ट्रक्चर. 4 स्टेंजाज हैं वो इंट्रोडक्शन को शो करते हैं और अगले 3 स्टेंजाज जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेजेस ऑफ अ वुमेन को जो है बारी बारी से बताते हैं. तो देखते हैं पोइटिक और लिटरेरी डिवाइसेस क्या हैं जो बैंगल सेलर्स में यूज़ हुए हैं. Sarojini Naidu's poem The Bangle Sellers, in terms of using literary devices, here too we find imagery, simile, metaphor, anaphora and other poetic devices and figures of speech employed to express her command over the language. तो जो ये poetic या literary devices सरोजनी नायडू के द्वारा यूज़ किए गए हैं तो उसे समझ में आता है कि उनकी कमांड बहुत अच्छे से थी लैंग्वेज के ऊपर. Similarly, since the poem associates the colors of bangles to the stages of women, we could see a lot of comparisons being made by the poet. In the second stanza, while describing the colors suitable for young maidens, she uses the similes silver and blue as the mountain mist. As और like का जब यूज़ होता है तो वो सिमली होती है, तो इस लाइन में आप देख पाएंगे कि silver and blue as the mountain mist and some are flushed like the birds that dream. यहाँ like का यूज़ किया गया है. Again, in the third stanza too, the poet compares the colors of bangle for a bride for the fields of sunlit corn and flame of her marriage fire. The simile used in the last line of the third stanza, bridal life, laughter and bridal tear, comprises joy and sorrow of getting married. तो ये simile थी. अब देखते हैं imagery का यूज़ कैसे किया गया है. Besides the use of simile and metaphor, the poet has skillfully employed imagery. Her adept use of words creates images in the mind of the readers. एकदम से इमेजिनेशन आ जाएगी जैसे ही आप पढ़ेंगे कि आप इमेज कर पाएंगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा है. वन कुड विजुअलाइज द माउंटेन मिस्ट. हम विजुअलाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं माउंटेन मिस्ट के बारे में. बर्ड्स दैट ड्रीम, न्यू बोर्न लीव्स एंड फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर एंड द टिंकलिंग साउंड दे ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द सीन. तो ये जो पर्टिकुलर इमेजरी के लिए फ्रेजेस यूज़ किए गए हैं सरोजनी नायडू के द्वारा, उसको एकदम से हमारे सामने वो इमेज उभर कर आ जाती है. तो ये इमेजरी यूज है. तो चलिए देखते हैं मेटाफर्स क्या यूज़ किए गए हैं. द पोइट हैज़ एम्प्लॉयड मेटाफर्स ऑल्सो टू मेक कंपैरिजन्स. कंपेयर टू द सिमलीज दे आर क्रिस्प एंड डायरेक्ट. इन द फर्स्ट स्टेंजा द एड्रेसेस द बैंगल शी एड्रेसेस द बैंगल्स एज रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट. यहाँ भी कंपैरिजन होता है पर सिमली की तरह यहाँ पर एज और लाइक नहीं आता है. तो जैसे कि रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट एंड द हैवीनेस ऑफ देयर लाइफ एंड द बैंगल इज कॉल्ड शाइनिंग लोड्स. इन द सेकेंड स्टेंजा द यंग मेडन्स आर कंपेयर टू द बर्ड्स दैट ब्लूम टू पिक्चर द कलर रोजी रेड. तो दीज आर द मेटाफर्स यूज्ड इन द पोएम.
Next are rhetorical questions. Let us see. The poet uses the rhetorical question in the first passage, which paves the way for further development in the poem, while advertising the quality of their bangles. Also, while wondering about his or her prospective customer, the speaker asks, who will buy these delicate, bright, rainbow tinted circles of light? तो रेटोरिकल क्वेश्चन है ये, शुरुआत ही ऐसे हो जाती है कि कौन खरीदेगा ये डेलिकेट, ब्राइट, सॉफ्ट सी ब्राइट और रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट को। तो यहाँ पर क्या है कि इससे फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पोएम हो जाता है फर्दर। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज अ पोइटिक डिवाइस डिनोट्स द कॉन्सोनेंट साउंड्स दैट आर रिपीटेड इन 2 और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों में कॉन्सोनेंट का जो है अगर रेपिटिशन होता है तो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। In this poem, we could see that the sound H is repeated in 2 lines that are located next to or near each other, or rich with the hue of her heart's desire. यहाँ पर H consonant की repetition है बार बार में, hue her heart, तो ये जो है alliteration है। and whose hands have cherished, whose love has blessed, तो यहाँ भी H consonant की repetition है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि एलिट्रेशन का जो है यूज़ किया गया है, मतलब कि अनुप्रास अलंकार का यूज़ भी जो है वो किया गया है। तो नेक्स्ट है एनाफोरा। द पोइट हैज़ यूज्ड द रेटोरिकल डिवाइस एनाफोरा व्हेन डिस्क्राइबिंग द आइडियल वाइफ और अ कंप्लीट वुमन। Consecutive 3 lines in the last stanza begin with the word end, making emphasis on the incidents marking woman a good wife. तो यहाँ पर रेटोरिकल डिवाइस एनाफोरा का जो यूज़ किया गया है, वहाँ पर आइडियल वाइफ को जो है डिस्क्राइब किया गया है, या फिर कंप्लीट वुमेन कौन होती है ये डिस्क्राइब किया गया है। और जो कॉन्जिक्यूटिव 3 लाइन्स हैं लास्ट स्टेंजा की, वो वर्ड एंड से शुरू होती हैं, जो कि जोर डालती हैं कि इंसिडेंट्स जो होते हैं एक वुमेन को गुड वाइफ प्रूव करने के लिए। तो ये यहाँ पर जो है पोइटेस हमारी सरोजनी नायडू जी ने एनाफोरा जो है द बेंगल सेलर्स पोएम में बहुत अच्छे से यूज़ किया है। तो इससे क्या है कि हमारी पोइम जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है, जो अगर अच्छे से पोइटिक डिवाइसेस और लिटरेरी टर्म्स का अगर यूज़ किया जाता है तो चलिए अब देखते हैं आगे स्टेंजा 1। अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड्स टू द टेम्पल फेयर। हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, lustrous tokens of radiant lives for happy daughters and happy wives। शाइनिंग होता है चमकता हुआ, लोड मतलब बोझ, फेयर होता है मेला, डेलिकेट होता है नाजुक सॉफ्ट, लस्ट्रस मतलब जो चमकीली चीज़ होती है, टोकन मतलब कि निशानी, और रेडियंट होता है फिर से चमकीला। तो इन लाइंस में जो है पोइट कहता है, ये पोइट को नहीं कहेंगे हम, बेंगल सेलर कहता है कि वह और जो उसके ग्रुप के बहुत सारे चूड़ियाँ बेचने वाले लोग हैं, बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर, और हमने क्या किया हुआ है, हमारे सिर पर शाइनिंग लोड्स हैं, चूड़ियों का भार है, और उसको हम टेम्पल फेयर मंदिर वाले मेले में लेकर जा रहे हैं। हु विल बाय दीज डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। अब उसके मन में क्वेश्चन उठता है कि इन चूड़ियों को इंद्रधनुष के रंग के चमकीले रोशनी के दायरे में हैं वो, उनको कौन खरीदेगा। तो वो ये सोचता है। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइव्स, फिर वो कहता है कि ये जो चूड़ियाँ हैं वो बहुत ही खुश जीवन का प्रतीक हैं, और ये चूड़ियाँ पर्सन बेटियों और खुश पत्नियों द्वारा पहनने के लिए बहुत ही प्रॉपर हैं, तो ये उन लोगों को खरीद लेनी चाहिए अपनी बेटियों और या अपनी पत्नी के लिए। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द बेंगल सेलर्स द पोइट रेफर्स टू द बेंगल सेलर्स हु गो टू द टेम्पल फेयर। दे कैरी देयर शाइनिंग लोड्स रिप्रेजेंटिंग द हैवीनेस ऑफ लाइफ अपॉन दैम, मतलब कि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने चूड़ियों का भार उठाया हुआ है अपना घर चलाने के लिए, क्योंकि उनको बेचकर वो अपना जीवन चलाते हैं। इट इज़ मेड क्लियर दैट दे नो दैट अ टेम्पल फेयर इज़ वेयर दे गेट टू मीट वीमेन ऑफ एवरी एज। उनको पता है कि वहाँ पर हर एज की जो है वीमेन उनको मिल जाएगी, तो उनकी चूड़ियों की सेल हो जाएगी। They call out to the people to buy their bangles which are delicate, bright, rainbow tinted circles of light। तो वो लोगों को आवाज़ लगाते हैं कि वो उनकी बैंगल्स को ख़रीद लें जो कि डेलिकेट हैं, ब्राइट है, रेनबो टिंटेड कलर से भरी हुई हैं,
The bangles here are called as lustrous tokens of radiant lives. It relates to the Indian custom of associating bangles with happiness and prosperity. तो चलिए देखते हैं अब हम next stanza. Some are meet for a maiden's wrist, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. तो मेडन होती है कुंवारी लड़की, अनमैरिड गर्ल. मिस्ट होती है धुंध, फ्लश्ड मतलब रंगीन. बर्ड्स होती हैं फूल की कलियाँ. ट्रैंक्विल होता है शांत, पीसफुल. ब्राउ होता है किनारा जैसे कि आईब्राउ. स्ट्रीम होता है झरना. अग्लो मतलब चमकीला. ब्लूम होता है फूल और क्लीव होता है चिपटना, किसी चीज़ के साथ लग जाना. लिम्पिड होता है स्पष्ट या फिर बिल्कुल क्लियर जो बात कही जाती है. तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है पोइट. बेंगल सेलर क्या कहता है. इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ द बेंगल सेलर्स द पोइट टॉक ऑफ द बेंगल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स दे हैव फॉर यंग मेडन्स. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे पास अनमैरिड लड़कियों के लिए डिफरेंट कलर्स की बेंगल्स हैं. दे आर सिल्वर एंड ब्लू लाइक द माउंटेन मिस्ट. सिल्वर कलर की भी हैं, ब्लू कलर की भी हैं, जैसे कि पहाड़ों पर जो है धुंध छाई होती है उस कलर की भी चूड़ियाँ हैं. फ्लश्ड लाइक द फ्लावर बर्ड्स ग्रोइंग बिसाइड अ वुडलैंड स्ट्रीम एंड ग्रीन लाइक न्यूबॉर्न लीव्स. और जो है कुछ तो ऐसी भी हैं कि जो चूड़ियों का रंग किसी जंगल में शांत बहते हुए झरने के किनारे पर उगे हुए फूलों की तरह गुलाबी भी है. और बिल्कुल नई पत्तियाँ जो निकलती हैं हरे रंग की वैसी भी हैं. और साथ में द पोइट यूजिंग फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम टू डिस्क्राइब द कलर पेल ऑफ रोजी रेड. कि भाई यहाँ पर रोजी रेड कलर की मेरे पास बेंगल्स हैं. कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ शाइनेस. तो वो शाइनेस का इंडिकेशन हो सकता है. नेक्स्ट स्टेंजा इज सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कोन मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मोन. सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर or rich with the hue of her heart's desire, tinkling, luminous, tender and clear like her bridal laughter and bridal tear. तो सनलिट होता है धूप से प्रकाशित. रेज आ जाती हैं जहाँ पर. कोन होता है भुट्टा अनाज, ब्राइडल दुल्हन की तरह. कोन यहाँ पर येलो कलर को डिपिक्ट कर रहा है. मक्का होता है जो कि फ्लेम होती है लपटें. ह्यू मतलब रंग. डिज़ायर इच्छा. टिंकलिंग होता है खनकती हुई. ल्यूमिनस चमकीला. और टेंडर होता है सॉफ्ट या नाजुक. तो यहाँ पर क्या कहता है कि बेंगल सेलर कि सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कोन. मतलब कि इन द थर्ड स्टेंजा ऑफ द बेंगल सेलर्स द पोइट टॉक्स ऑफ द बेंगल्स दैट इज़ वोन बाय ब्राइड्स ऑन द डे ऑफ देयर मैरिज. की जो दुल्हन है वो अपने शादी के दिन जो बेंगल्स पहनती हैं उसके बारे में थर्ड स्टेंजा में बात की गई है. द कलर्स ऑफ ब्राइडल बेंगल्स येलो एंड रेड आर कंपेयर टू द फील्ड्स ऑफ सनलिट कोन. तो जो ब्राइडल बेंगल्स हैं जो दुल्हन पहनती हैं वो येलो या रेड कलर की होती है. और उसका कंपैरिजन जो है मक्के के खेत में जो धूप गिरती है वो और भी ज़्यादा गोल्डन कलर की हो जाती है क्योंकि मक्का येलो कलर का ही होता है. तो फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर एंड द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर. तो वो बेंगल्स जो हैं रेड कलर डिपिक्ट करता है कि जो उसकी मैरिज की फायर होती है उसको डिपिक्ट करता है. और ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिज़ायर. तो बेंगल्स खनकती भी हैं, ल्यूमिनस हैं, टेंडर हैं, क्लियर हैं उसकी ब्राइडल लाफ्टर की तरह क्योंकि वो नई लाइफ की जो है स्टार्टिंग यहाँ पर हो रही है. एंड ब्राइडल टीयर. साथ में ब्राइडल टीयर भी है क्योंकि उसको दुख भी है कि शी इज़ गोइंग टू लीव हर पेरेंट्स बिहाइंड. द फाइनल लाइन्स ऑफ दिस स्टैंजा कैप्चर्स द बिटर स्वीट ट्रांजिशन ऑफ इंडियन वीमेन लिविंग हर फैमिली टू हर हस्बैंड्स home after marriage. Now let us see the next stanza. Some are purple and gold flecked grey for she who has journeyed through life midways, whose hands have cherished, whose love has blessed and cradled fair sons on her faithful breast, and serves her household in fruitful pride and worships the gods at her husband's side. पर्पल होता है बैंगनी कलर, पर्पल कलर. फ्लैग मतलब निशान. चेरिश्ड मतलब पालन पोषण करना. ब्लेस्ड मतलब आशीष देना. क्रेडल होता है पालना या झूला जिसमें छोटे बच्चे को झुलाते हैं. वर्शिप होता है पूजा करना. तो यहाँ पर जो है बेंगल सेलर कहते हैं कि सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे. कुछ चूड़ियाँ जो हैं वो सलेटी रंग की हैं, बैंगनी रंग की हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है अल्टीमेटली बेंगल सेलर. The final stanza of the Bengal Sellers describe the Bengal sellers have for a middle-aged married woman. तो अधेड़ अवस्था में जब एक मैरिड वोमेन आ जाती है मतलब कि 40 के आसपास तो उसके बारे में कहा गया है. The stanza gives insight into the image of a complete woman in a patriarchal society, especially in the Indian context. तो ये स्टेंजा क्या कहता है, एक पूरी इनसाइड दृष्टि देता है, अंतर्दृष्टि
कि कंप्लीट वोमेन जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी में किसको माना जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उसके बारे में कहा गया है। द आइडियल वाइफ बिगेट्स सन सर्व्स हर हाउस होल्ड इन अ फ्रूटफुल वे। जो आइडियल वाइफ होती है वो अपने बेटों को और जो है पूरी फैमिली को बहुत अच्छे से सर्व करती है एक फ्रूटफुल वे में। शी मस्ट वर्शिप गॉड्स एट हर हस्बैंड साइड। वो भगवान की प्रे करती है अपने हस्बैंड की साइड की तरफ से। द कलर्स ऑफ द बैंगल्स ऑल्सो नॉट सो ब्राइट एज इन द प्रीवियस स्टैंजास। द बैंगल्स इन पर्पल एंड गोल्ड फ्लैक्ट ग्रे रिप्रेजेंट अ क्वाइट कंटेंटेड लाइफ। ये शांतिपूर्व और बहुत ही शांत तरीके से और संतुष्ट जीवन जीती हैं मिडल एज्ड वुमेन। So thanks for watching this video. Keep watching more videos. Thank you.